तो समझ लीजिए हमको ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो गुस्सियाना नहीं है मालिक। अरे गुस्सिया जाओगे हम कैसे बोलेंगे यार, इसको समझाओ यार। माइटोकॉन्ड्रिया इसको मारो दो पटाखा खींच के। चलो कोई बात नहीं, मृत कोशिका की खोज किए थे। उसके बाद एक महाराज आए, भाई साहब कहें तुम मरी हुई कोशिका खोज किए ना, हम जिंदी हुई कोशिका की खोज करते हैं। जय हिंद दोस्तों, तो वापस एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। नई क्लास के साथ, नए जोश के साथ स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में, अर्थात जीव विज्ञान के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जीव विज्ञान के बारे में समझते हैं बायोलॉजी। तो पहले के समय में क्या था ना, लोग जानते थे कि सिर्फ पृथ्वी पर जीव ही रहते हैं, लोग ही रहते हैं, इसी को कहते हैं जीव। तो अरस्तु ने क्या कर दी, खोज जीव विज्ञान की खोज कर दी। क्या जीव विज्ञान की? तो जीव विज्ञान की खोज किसने की थी? मतलब पहले के लोग जो थे वह जानते थे कि सिर्फ जीव ही हैं जो मतलब पृथ्वी पर रहते हैं। तो एक अरस्तु नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जीव विज्ञान की खोज कर दी थी। तो अरस्तु जी ने, किसने? अरस्तु जी ने जीव विज्ञान की खोज की थी। अब बात आती है कि अब थोड़ा मॉडर्न जमाना आया, वैज्ञानिक आए, नए नए वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा नहीं भाई गलत कर रहे हैं आप। जीव विज्ञान में दो शाखाएं होती हैं। क्या? एक मतलब जंतु विज्ञान होता है, एक पादप विज्ञान होता है, जिसमें हम आपको क्या कहते हैं, बॉटनी जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। तो बायोलॉजी में कितनी शाखाएं हो गई? दो शाखाएं हो गई हैं। तो अब जीव विज्ञान के जनक हम किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या आ गया, एक बॉटनी आ गया, क्या सॉरी एक आ गया जूलॉजी आ गया, क्या एक जूलॉजी आ गया, एक आ गया आपका बॉटनी आ गया, क्या बॉटनी। तो इसको कहते हैं जंतु विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जंतु। और इसको कहते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। अब हम इसमें अध्ययन किसका करते हैं? जो मतलब अस्थाई है, मतलब अस्थाई था तो रुका हुआ है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता है, उसमें हम क्या अध्ययन करते हैं? वनस्पति का अध्ययन करते हैं, जिसमें आपके पादप आते हैं। पादप एक प्रकार का वो होता है, मतलब वृक्षों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में हम अध्ययन करते हैं इसमें। तो इसकी खोज की थी थियोफ्रेस्टस ने। वनस्पति विज्ञान की खोज किसने की थी? थियोफ्रेस्टस ने। क्या? थियोफ्रेस्टस ने की थी। समझते रहिएगा, भी मजा आने वाला है। थियोफ्रेस्टस ने की, इसमें क्या है कि पादपों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें किसके बारे में अध्ययन करते हैं? जूलॉजी में तो हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? जंतु, जो हम लोग हैं, जो जीवित लोग हैं, प्राणी है, जो भी आप देखते हैं, जो चल फिर सकता है, आराम से दौड़ उड़ सकता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं हम जूलॉजी में, जंतु विज्ञान में। इसके जनक कौन है? तो भाई अरस्तु है। देखिए जीव विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु। और जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है, क्योंकि इन्होंने पहले कह दिया था कि पहले भाई सिर्फ जीव ही रहते हैं। तो अरस्तु ने इसको खोज की थी। इसमें कई चीजें में पढ़नी है, खोज क्या पढ़ना है, बहुत सारे टर्म्स है वो पढ़ना है। तो समझ गए? तो याद रखिए। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पढ़ना क्या है हमें? तो पहले स्टार्ट करते हैं कोशिका। किसके बारे में पढ़ते हैं? कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले वैज्ञानिकों ने देखा, बहुत खंगाला, मतलब देखा कि देखते हैं शरीर किससे बना है। तो उन्होंने मतलब माइक्रोस्कोप लिया, मतलब मान लीजिए किसी का हाथ काट दिए, काट कर निकाल दिया उसका थोड़ा सा हाथ का टुकड़ा, देखे छेद करके गए, मतलब अंदर घुसते गए, देखे यार एक चीज़ दिख रही है बहुत छोटी छोटी गोली गोली आकार से। तो उन्होंने क्या कहा, ये क्या है? इन्होंने कहा यह सेल है। क्या है? सेल है, कोशिका है। तो उन्होंने काट कर देखा तो क्या है? कोशिका है। तो सबसे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई, छोटी यूनिट क्या है? तो कोशिका है। तो वैज्ञानिकों ने एक जगह का काटा, देखा, घुसते गए, माइक्रोस्कोप से घुसते गए, देखा उन्होंने क्या कोशिका से बना है, मतलब ये सेल है, ये बहुत छोटी सी आकृति का एक प्रकार का गोला सा बना हुआ है, ये क्या है? तो कोशिका है। तो सबसे मतलब शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कोशिका है भाई, कोशिका है। क्या? कोशिका। तो सबसे पहले हम कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। तो कोशिका के बारे में इन्होंने इसे खोज दिया। क्या? कोशिका। देखिए शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। क्या? कोशिका है। तो जो आपके शरीर की संरचनात्मक से ही आपका पूरा शरीर बना है, और वही आपकी पूरी रचना की हुई कोशिका। तो कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? आपके मन में आ रहा होगा, खटक रहा होगा, कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने? रॉबर्ट हुक ने। अब कैसे याद करेंगे? यदि आपको किसी चीज़ को निकालना है तो हुक लेते हैं कि नहीं, मतलब पकड़ के हुक से उठा लेते हैं कि नहीं उसको। तो इसीलिए हुक से, मतलब मान लीजिए यहाँ पर था तो उन्होंने हुक से खींच लिया। हुक से याद करेंगे तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। क्या? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन ये भाई वो अपना ना मृत कोशिका की खोज कर दिया। क्या? मृत कोशिका अर्थात मरी हुई, क्या मरी हुई कोशिका की खोज कर दिया। मरी हुई कोशिका को हम नेप्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेप्रोसिस। तो मरी हुई कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? आपके रॉबर्ट हुक ने की थी। अब देखिए बात आती है यार, जीवित कोशिका की खोज करनी है, हम लोग जिंदा है, हमारे अंदर कौन सी कोशिका है इसके बारे में पता करना है। तो अब लाइव से याद करेंगे। क्या? लाइव मतलब क्या होता है? जिंदा। तो लाइव से याद करेंगे ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। क्या? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। क्या? जीवित कोशिका की। अभी तक भैया हमार मृत कोशिका की खोज किए एक बाद यार एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक कहन हम जीवित कोशिका की खोज कर हल्के में लेता काम के। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? आपके एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। अब आता है यहाँ पर एक थे स्लाइडेन और स्वान, दो वैज्ञानिक थे भाई साहब। इन्होंने कहा था कोशिका का सिद्धांत दिया था। क्या? स्लाइडेन
और स्वान आपसे पूछेगा कोशिका सिद्धांत किसने दिया है, तो स्लाइड यूनिवर्स स्वान ने दिया है। मृत कोशिका की खोज किसने की थी, तो आपके रॉबर्ट हुक ने की थी। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने की थी। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, आपके रॉबर्ट हुक ने की थी। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, नोट कर लीजिएगा, साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। नोट कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पूछ लेता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। अब देखिए स्लाइडेन एवं स्वान ने क्या दिया था, कोशिका का सिद्धांत दिया था। क्या, कोशिका का सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था जो हमारा शरीर है ना वह सिर्फ कोशिकाओं से बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना है। क्या, इन्होंने कहा था कोशिकाओं से बना है। यदि कहीं की कोशिका मर जाती है, कट जाती है, तो उसके आसपास की जो उसकी सखी कोशिकाएं हैं ना, वो उसको कहती हैं भर देती हैं, विभाजन करके। क्या, विभाजन करके वहाँ कर भर देती हैं। देखते होंगे आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हाथ पे कट लग गया, तो कट लगने के बाद यहाँ की कोशिकाएं हट जाती हैं, तो आसपास की जो चमड़े की कोशिकाएं हैं वो मतलब धीरे धीरे विभाजन करके भर लेती हैं। तो इन्होंने कहा था कि जो हमारा शरीर है वो कोशिकाओं से बनकर मिलकर बना है। क्या, कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक हो गए, और स्लाइडेन एवं स्वान हो गए। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। अब देखिए आपके मन में आ रहा होगा यार, क्या हम लाल किस निकले हैं, तो आपके मन में आ रहा होगा कि विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, विश्व की सबसे छोटी कोशिका क्या है। विश्व की बात करेंगे पूरी हम, बड़ी कोशिका कौन सी है और सबसे छोटी कोशिका क्या है। तो छोटी की कोशिका आप जानते होंगे माइकोप्लाज्मा। क्या, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। या सूक्ष्मदर्शी भी लेंगे ना तब पर भी नहीं दिखेगा, मतलब दिखेगा, सूक्ष्मदर्शी से दिखेगा। अब सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा है। क्या, शुतुरमुर्ग का अंडा है। देखिए जैसे तरबूजा देखते हैं, छोटा तरबूजे के बराबर का होता है आपका उसका शुतुरमुर्ग का अंडा, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन देखिए शुतुरमुर्ग का आप अंडा देखते हैं, ना कि जो उसके अंदर की कोशिका है ना उसको देख पाते हैं, उसको आपको माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। अब भाई साहब हमसे मनुष्य है, मानव है, हमारे बारे में भी बताओ यार। तो हमारे अंदर कौन सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, लो यार तुम भी अपना लो। तो सबसे बड़ी, छोटी, लंबी। तो सबसे बड़ी कोशिका है मानव शरीर की ओवम है। क्या है, ओवम, अंडाणु। क्या है, ओवम। और सबसे छोटी कोशिका क्या है, स्पर्म है। क्या, स्पर्म है। और सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो न्यूरॉन है। कौन सी है, न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र है आपका, तंत्रिका तंत्र है आपका। क्या, तंत्रिका तंत्र है। अब देखिए जो ओवम होता है, ओवम क्या होता है, अंडाणु में होता है। किसमें, अंडाणु होता है, अंडाणु कहते हैं इसको, यह मादा में मतलब फीमेल में होता है। और स्पर्म में किस में होता है, इसको शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्राणु, यह आपके मेल में होता है। तो आप जानते होंगे। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है मानव में, अंडाणु है। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, शुक्राणु है। और सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, न्यूरॉन है। देखते हैं नहीं आपके माइंड में क्या है, न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन जो है आपका वही मतलब हमेशा घूमता रहता है, आने की स्पीड से चलता रहता है, आपके माइंड में बनी हुई है। तो वही है सबसे बड़ी, आपकी सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, न्यूरॉन है। तंत्रिका तंत्र है आपका, पूरा खोपड़िए में जो भरा हुआ है। अब यह समझ गए, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, और सबसे मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो अंडाणु, ओवम बताना है। सबसे छोटी कोशिका स्पर्म बताना है। सबसे लंबी कोशिका बताना है, न्यूरॉन बताना है। अब देखिए आपके मन में आ रहा होगा कि मनुष्य में, अब यहाँ पर आता है कि सबसे तेजी से कौन सी कोशिकाएं विभाजित करती हैं और सबसे कम तेजी से कौन सी कोशिकाएं विभाजित करती हैं। यह बात पड़ती है, पड़ती नहीं, होती है यार। तो सबसे तेजी से विभाजित कौन करता है, तो नोट कीजिए, सबसे तेजी से और धीमी से विभाजित कौन करता है। तो सबसे तेजी से विभाजित करता है जो आपके यकृत के हैं, यकृत की जो कोशिकाएं हैं, यहाँ की यकृत की कोशिकाएं, वह बहुत तेजी से विभाजित करती हैं। क्या, यकृत की कोशिकाएं, यकृत की कोशिकाएं जो हैं वह बहुत ही तेजी से विभाजित करती हैं। और जो सबसे धीमी कोशिकाएं हैं ना वो कहाँ की है, तो न्यूरॉन के हैं। मतलब न्यूरॉन है जो तंत्रिका तंत्र है आपका ना, माइंड की जो ब्रेन की जो कोशिकाएं हैं वो बहुत ही धीमी तरीके से मतलब विभाजित होती है। मतलब समझ लीजिए विभाजित ही नहीं होती है। क्या, विभाजित ही नहीं होती है। कहाँ की, मस्तिष्क की कोशिकाएं। कहाँ की, मस्तिष्क की कोशिकाएं। यहाँ की जो कोशिकाएं वो विभाजित ही नहीं होती। यदि आपके खोपड़ी पर एक भी चोट लग गई, खोपड़ी मतलब खोपड़ी बांस उस लेकर पीट दें तो क्या हो, जो खोपड़ी है यदि आपके चमड़े पर लगेगा तो कोशिका विभाजित होकर आ जाएगी, कोशिका बन जाएगी। यदि खोपड़ी के नीचे जो मतलब यहाँ पर है हड्डी है, हड्डी में लगेगा वहाँ पर कोशिकाएं विभाजित होकर बन जाएंगी। लेकिन उसके अंदर आपके मस्तिष्क में, ब्रेन में लग गया ना, तो वहाँ की कोशिकाएं विकसित मतलब विभाजित होने वाली नहीं है। तो आपका जो MCB है मतलब आपका कंट्रोल है वहाँ पर गिर जाएगा और आप मर जाएंगे, आपका कपार फाट जाएगा, खत्म हो जाएंगे। तो सबसे धीमी मतलब वहाँ पर मस्तिष्क में विभाजित ही नहीं होती हैं जो कोशिकाएं होती हैं। और जो यकृत है यहाँ पर ना, यकृत में आपकी कोशिकाएं विभाजित होती हैं। यदि आपको कोई चाकू को मार दिया तो यहाँ पर जो आपकी कोशिकाएं मतलब जो यकृत की कोशिकाएं हैं ना वहाँ पर विभाजित करके यकृत आपका अच्छा खासा बना लेंगी। लेकिन मान लीजिए आपको कोई चक्कू मारने आ रहा है तो आप क्या करेंगे, कहेंगे आप हमारे यकृत में मार लो,
नहीं यार, यकृत में नहीं मरवाना है, कह दो तुम अपना यकृत में मान लो। यहाँ पर कोशिकाएं बहुत तेजी से विभाजित करती हैं, समझ गए। तो तेजी से विभाजित कौन करती है? यकृत की कोशिकाएं करती हैं। धीमी कौन सी विभाजित करती हैं? तो आपकी मस्तिष्क की कोशिकाएं करती हैं। तो बायोलॉजी का हमने कुछ चीरफाड़ कर दिया है। बायोलॉजी के जनक हम किसे कहते हैं? इसमें हम जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें हमने अरस्तु, इसके जनक अरस्तु हैं। इसमें 2 शाखाएं हैं, एक जूलॉजी है, एक बॉटनी है। इसमें एक जंतु विज्ञान है जिसमें हम चल फिर सकते हैं, जीव जंतु को जिनको देखते हैं उनको इसमें अध्ययन करते हैं। और इसमें पादप का अध्ययन करते हैं आपके बॉटनी में। इसके जनक है थियोफेस्टस, इसमें पादप का जनक करते हैं, पादप का अध्ययन करते हैं हम इसमें जंतुओं का। इसके जनक अरस्तु, उसके थियोफेस्टस हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका के बारे में। तो कोशिका क्या है? यह शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसी से आपकी बॉडी बनी है, इसी से आप जो भी कुछ कर रहे हैं ना, सब कोशिका का खेल है। यदि कोशिका नहीं है तो आप नहीं है, समझ रहे हैं ना? तो समझिए। तो बात आती है कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? तो आपके रॉबर्ट हुक ने। कैसे याद करना है? हुक से निकालते हैं हम। क्या कोई भी चीज़ पकड़ेंगे तो हुक से निकालेंगे? तो मान लीजिए यहाँ पर हुक पकड़ के निकाल ली, कोशिका निकल रही। तो सबसे पहले खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने, वो अमृत कोशिका की खोज किए थे। उसके बाद एक महाराज आए, भाई साहब कहें तुम मरी हुई कोशिका खोज किया है ना, हम जिंदी हुई कोशिका की खोज करते हैं। तो ल्यूवेन हॉक ने, लाइफ से याद करेंगे, ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। फिर उसके बाद स्लाइडेन एवं स्वाना, उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि हमारा जो शरीर है ना, वो कोशिका से बना है। यदि कहीं की कोशिकाएं मर जाती हैं तो उसके आसपास की जो सखी कोशिकाएं हैं ना, वो उनको आकर भर देती हैं, समझ रहे हो ना? तो वहाँ पर कोशिका सिद्धांत दिया। तो सबसे विश्व में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? अंडाणु होती है। सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? स्पर्म होती है। सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? न्यूरॉन होती है। जो आपका खोपड़िया है, खोपड़ी के अंदर एक तेज ऐसे चल रहा है बहुत स्पीड से कोशिका है, उसी को कहते हैं हम न्यूरॉन। तो तंत्रिका तंत्र है आपका। फिर उसके बाद बात आती है कि सबसे तेजी से विभाजित करने वाली कोशिका कौन सी है? तो जो यकृत है, आप दाहिने साइड में यहाँ पर यकृत है, इधर स्प्लीन है, इधर मत मरवा लीजिएगा चक्कू को कि लो भाई मार मुझे, मैं जा रहा हूँ, तो ऐसे नहीं करना है। तो यहाँ पर दाहिने साइड में यहाँ पर यकृत है। यहाँ की जो कोशिका है ना, आनी की तरह विभाजित होती है। क्या? आनी की तरह। यदि कहीं पर तन को कट लगा ना, आनी की तरह विभाजित करके उसको संभालेंगी। और सबसे धीमी मतलब शरीर में कहाँ पर विभाजित होती है? तो मस्तिष्क की जो कोशिका है वह विभाजित ही नहीं होती है भाई साहब, जितनी है उतनी ही पड़ी रहेंगी। इसीलिए जब आप रोड पर निकलते होंगे तो जब आपको पुलिस रोकती होगी तो आपके लिए चालान काट देती है यदि आप हेलमेट नहीं लगा रहे थे। तो वह जानती है कि आपके बॉडी में कहीं पर लगेगा तो वहाँ पर की कोशिकाएं विभाजित करके वहाँ पर भर लेंगी। लेकिन यहाँ खोपड़िया पर जो है कहीं चोट लग गया तो आपको मतलब ठीक नहीं हो सकती है, आपकी मृत्यु तय है। तो अनुच्छेद 21 कहता है, क्या अनुच्छेद 21 आपका कहता है कि आपको जीने का अधिकार है भाई साहब, मरने का अधिकार नहीं है, समझ रहे हो ना? अनुच्छेद 21 कहता है कि आपको जिंदा रहने का अधिकार है, लेकिन आप स्वयं से मर नहीं सकते, अपने आप को मार नहीं सकते हैं। तो यह है। तो जब आप रोड पर निकलते हैं तो आपको पुलिस रोक कर चालान काटती है, कहती है हेलमेट लगा लीजिए, नहीं तो खोपड़िए पे लगेगा। यदि खोपड़ी पे कहीं पर लगा, माइंड में कहीं पर लगा, तो फिक्स है आपका मरना तय है। यदि कहीं पर लग गया, मान लीजिए वहाँ पर जब लगेगा, अंदरूनी चोट लगी, तो वहाँ पर जो ब्लड भी जा रहा है, मस्तिष्क को सबसे ज्यादा पानी चाहिए, मस्तिष्क को सबसे ज्यादा खून चाहिए भाई साहब, इसी को कंट्रोल करने के लिए। यदि यहाँ पर कहीं पर लगा, अंदरूनी चोट आए, तो वहाँ पर जो ब्लड है वहाँ पर क्लॉट हो जाएगा। क्लॉट होने के बाद क्या होगा? वहाँ की कुछ मस्तिष्क जो पार्ट है वो दब जाएगा। तो जैसे ही दबेगा, ये आपका एमसीबी है, जहाँ यहाँ दबा तहाँ हाथ काम करना बंद कर देगा, कुछ भी बंद करने, तब आप मर जाएंगे, रोड पर गिर के मर जाएंगे। तो इसीलिए है कि यहाँ पर कहीं भी चोट लगा तो आपके बॉडी में हमेशा मतलब बंद हो जाएगा, कोई भी कार्य है बंद हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर कहीं लगा तो आपका हाथ करना बंद कर दिया, रुके रहेंगे, ऐसे पड़े रहेंगे झुलझुले के, तो कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए अपने खोपड़ी को सजो कर रखना, सुरक्षित करके रखना बहुत ही जरूरी है। यहाँ की कोशिकाएं क्यों मतलब सरकार कहती है? क्योंकि यहाँ की कोशिकाएं विभाजित ही नहीं होती हैं भाई साहब। यहाँ की कोशिकाएं विभाजित हो सकती हैं लेकिन यहाँ की कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है। तो हेलमेट लगा के जरूर चलिए। यदि कहीं पर लगा तो कहीं का शरीर काम करने का लायक नहीं रह जाएगा, खोपड़ी पड़े रहेंगे झुलझुलों के, समझ रहे हो ना? तो कोई बात नहीं, तो यहाँ तक नोट करो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक चीज़ें समझ गए होंगे जितना अभी तक बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोशिका का चीरफाड़ करते हैं भाई साहब, उसके अंदर घुसकर पढ़ते हैं क्या है उसके अंदर। तो कोशिका आप समझते हैं, कोशिका हमने बता दिया आपको। अब देखिए जो है कोशिका है ना, इसके बाहरी परत पर एक मतलब बाहर और एक झिल्ली पाई जाती है। क्या झिल्ली पाई जाती है? जैसे आपके ऊपर अब मान लीजिए पूरा चीज़ तो आपके अंदर ढका हुआ है, अंदर पड़ा हुआ है, ऊपर से चमड़ी लगी हुई है ना, तो उसे आपको मतलब पूरा चीज़ अंदर बांध कर रखे हुए। तो उसी प्रकार से उसके भी तो अंदर भी तो एक चीज़ होनी चाहिए जिससे उसके अंदर कुछ चीज़ें कुल मतलब एक ही जगह पर रहें। तो इसको क्या कहते हैं हम? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन, मतलब कोशिका परत कहते हैं इसको। तो सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं इसको। तो सेल मेम्ब्रेन है, इसी के अंदर सभी चीज़ें आपकी जितने भी इसके अंग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी गाय, लाइसोसोम, आपके ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर केंद्रक है, तो सभी कुछ इसके अंदर है। तो सेल मेम्ब्रेन है। ये किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन की बनी होती है भाई साहब। किसकी? प्रोटीन की बनी होती है सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए इसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस प्रकार का होता है। इसके अंदर इसके आंतरिक परत को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं।
तो इसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया का हम चिरफाड़ करते हैं, इसके अंदर होता है क्रिस्टी, और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। किसने? अल्टमैन ने की थी। तो यह क्या करता है? तो यह करता है ऑक्सीकरण करता है। क्या? जो हम मान लीजिए हम सांस लिए, सांस लेने के बाद हमारे फेफड़े में गई सांस लेने के बाद फेफड़े में आई, वहाँ पर ब्लड है, ब्लड लेकर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो यह क्या करता है? O2 अर्थात ऑक्सीजन का होता है। क्या? ऑक्सीश्वसन होता है, यहाँ पर ऑक्सीश्वसन होता है। और यहीं पर जब होगा ना तो यहाँ पर एक चक्र चलता है। क्या? क्रेब्स चक्र चलता है। क्या? क्रेब्स चक्र चलता है। तो क्रेब्स चक्र की खोज किसने की थी? क्रेब्स ने की थी। तो क्रेब्स चक्र की खोज किसने की थी? क्रेब्स ने की थी। और इसी क्रेब्स चक्र से क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। क्या? ऊर्जा का निर्माण होता है। कितना? 38 ATP का निर्माण होता है। क्या? 38 ATP का। जब क्रेब्स चक्र चलेगा, जैसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन आने के बाद यहाँ पर क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र चलने से क्या होता है? 38 ATP का निर्माण होता है। 38 ATP बराबर क्या होता है? एक ग्लूकोज होता है। क्या? ATP का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पर 38 ATP का निर्माण होता है। और यह 38 ATP किसके बराबर होता है? एक ग्लूकोज के बराबर होता है। क्या? एक ग्लूकोज, अब जानते हैं ग्लूकोज में क्या होता है? ऊर्जा होता है, एनर्जी होती है। तो एक ग्लूकोज क्या होता है? हमें मतलब एक ग्लूकोज कितने के बराबर होता है? 4.2 किलो कैलोरी के बराबर होता है। तो क्या होता है? कैलोरी के बराबर होता है। तो इससे क्या होती है? हमें ऊर्जा मिलती है। तो दिन भर में हमें कितनी ऊर्जा चाहिए? तो हमें ऊर्जा देती है 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए। क्या? 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए। तो यहाँ तक देखिए समझ गए आप? समझ गए? तो देखिए क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक सतह को हम कहते हैं क्रिस्टी कहते हैं। और इस पर क्या होता है? O2 अर्थात ऑक्सीजन का ऑक्सीश्वसन होता है। जैसे हम सांस लिए, फेफड़े में गई, फेफड़े से रक्त में गई, रक्त से माइटोकॉन्ड्रिया में गई। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद क्या होगा? यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीश्वसन होगा। और ऑक्सीश्वसन जैसे ही होगा तो यहाँ पर ऊर्जा बनेगी। कितनी बनेगी? तो 38 ATP ऊर्जा बनेगी। ऊर्जा बनने के बाद क्या होगा? इसको कहते हैं एक ग्लूकोज कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक ग्लूकोज कितनी ऊर्जा के बराबर होता है? तो यहाँ पर 4.2 किलो कैलोरी के बराबर होता है। हमें दिन भर में कितनी ऊर्जा चाहिए? तो 250 मतलब 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए। तो समझ गए यहाँ तक चीजें हमें आशा है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो अल्टमैन ने की थी। किसने? अल्टमैन ने की थी। कोशिका का पावर हाउस हम किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको? पावर ऑफ सेल। क्या? कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस हम किसे कहते हैं? तो इसको कहते हैं। तो समझ गए? तो जैसे ही आपको यदि मतलब मान लीजिए ऊर्जा कम पड़ती है तो आपके बॉडी में पानी की कमी या ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होगी तो यहाँ पर आपका माइंड कहेगा हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें ऊर्जा चाहिए। माइंड को सबसे ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, तो माइंड कहेगा हमको ऊर्जा दो, नहीं तो हम गिर जाएंगे। तो ये तुरंत ही जैसे सांस लेंगे तुरंत यह जाएगा, ऊर्जा बनाएगा, तुरंत दिमाग को आपके भेजेगा लो लो ऊर्जा लो, ऊर्जा लो, ज़्यादा टेंशन मत लो, गिरो उरो मत। तो माइंड को समझाएगा ठीक है हम ऊर्जा पा गए, अब ठीक है अब नहीं करेंगे कुछ गलत काम। तो क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो समझ गए यहाँ तक चीजें? माइटोकॉन्ड्रिया समाप्त। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक सतह को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। इसमें क्रेब्स चक्र होता है। क्रेब्स चक्र क्या होती है? एक साइकिल होती है, उससे प्रोसेस से क्या होता है? 38 ATP का निर्माण होता है। 38 ATP एक ग्लूकोज के बराबर होती है। यह क्या है? एक ऊर्जा है। और ऊर्जा कितनी है? 4.2 किलो कैलोरी। और हमें दिन भर यदि हम बोल रहे हैं बक कर रहे हैं तो हमें दिन भर यदि बोलेंगे तो हमें कितनी ऊर्जा चाहिए? तो 2500 किलो कैलोरी। तो आप जानते होंगे खजूर, जानते होंगे ना खजूर। तो खजूर यदि आप 4 खजूर खा लिए, क्या 4 खजूर खा लिए भाई साहब, तो 4 खजूर खा लिए या समझ लीजिए 25 किलो कैलोरी अर्थात एक दिन की ऊर्जा प्राप्त कर लिए। समझ रहे हैं ना? तो 4 खजूर। तो समझ गए यहाँ तक चीजिए? अब यहाँ तक ये क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया समाप्त होता है। फिर इसके बाद इसी का एक अंग आता है। क्या? इसी का अंग आता है गोल्जी बॉडी। क्या? गोल्जी बॉडी। तो यह हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, यह हो गया गोल्जी बॉडी। अब यह क्या करता है? तो भाई साहब जो यह ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया बनाया है कौन लेकर जाएगा? अब मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े, हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा किस जगह पर जरूरी है? हमें पैर में जरूरी है कि हमारे मुंह में जरूरी है कि हमारे जीभ को जरूरी है? तो हमारे जीभ को जरूरी है क्योंकि भाई यही बक 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 बोल रही है, इसी के कारण हमारी आवाज निकल रही है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ पर जरूरत है? तो जीभ पे। तो ये क्या करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया ने ऊर्जा बनाया तो गोल्जी माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा अरे महाराज ले जाओ और जो पहुंचाओ बॉडी में जहाँ जरूरत बटे। तो यह क्या करता है? ऊर्जा का परिवहन करता है। क्या करता है? ऊर्जा का परिवहन। अब ये हाथ पैर जगह से सभी जगह से ऊर्जा लेकर आएगा, हमारे जीभ को देगा और हमारी जीभ दब 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 बोलेगी। क्या? टप 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 बोलेगी, तब आपको सुनाई देगा। तो ऊर्जा का परिवहन कौन करता है? गोल्जी बॉडी करती है। यदि ये ऊर्जा नहीं लेकर आ गई, ये गुस्सिया गया माइटोकॉन्ड्रिया से, हम नहीं लेकर जाएंगे ऊर्जा, तो हम क्या करेंगे? हम बोलना बंद करेंगे। धीरे धीरे हमारी एनर्जी खत्म हो जाएगी जीभ की। मतलब बॉडी में एनर्जी रहेगी लेकिन जीभ की एनर्जी खत्म हो जाएगी, हम नहीं बोल पाएंगे धीरे धीरे ऐसे। तो आवाज ही नहीं निकलेगी। जब ऊर्जा ही नहीं है हमारी जीभ के पास, तो ऊर्जा ही नहीं है, तो ऊर्जा नहीं है हमारी जीभ के पास, हम कैसे बोलेंगे? तो गोल्जी बॉडी का यदि गुस्सा आया तो समझ लीजिए हमको ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो गुस्सियाना नहीं है मालिक, अरे गुस्सिया जाओगे, हम कैसे बोलेंगे यार? इसको समझाओ यार। माइटोकॉन्ड्रिया इसको मारो दो पटाखा खींच के। चलो कोई बात नहीं। तो ऊर्जा कौन बनाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। उस ऊर्जा को लेकर कौन जाता है? तो आपको गोल्जी बॉडी लेकर जाता है। कौन? गोल्जी बॉडी। तो ऊर्जा का परिवहन कौन करता है? तो गोल्जी बॉडी अर्थात गोल्जी काय करता है, इसको कहते हैं गोल्जी बॉडी करता है। गोल्जी बॉडी करता है। अब यहाँ तक चीज़ समझ गए ना? तो हमने आपको क्या बताया?
माइटोकॉन्ड्रिया बता दिया, गोल्गी बॉडी बता दिया है। तो मेन कार्य इसके हो गए। अब देखिए आगे आते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है ना, एक चीज़ होती है जो इसको पूरे मतलब जब वैज्ञानिकों ने देखा तो जो आपकी कोशिका है वो देखें क्या कहते हैं, सरसों के दाना के आकार की गोल की आकार की है। अब भाई साहब गोल को बनाना थोड़ा आसान थोड़ी ना है, उसके अंदर कुछ ना कुछ उसको थामने के लिए, यदि आपका शरीर ये थमा हुआ है मतलब बना हुआ है तो किस पर थमा हुआ है, कंकाल पर थमा हुआ है। इधर आपका पूरा एरिया इधर का सीना का, उधर कमर का एरिया इधर का किस पर टिका है, इस रीढ़ की हड्डी पर टिका है। यदि किसी ने आपकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी ना तो टेढ़ होकर ऐसे बैठ जाएंगे, समझ रहे, टेढ़ होकर बैठ जाएंगे तो चल फिर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमारे अंदर क्या है, कंकाल है। तो कोशिका का कंकाल हम किसे कहते हैं, ईआर को कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं। इस प्रकार से रहता है, क्या इस प्रकार से बना होता है। ये क्या करता है, इस कोशिका को गोल टाइप में आकार में बनाए रखता है कि ताकि ये ढचकल पचकल इसे अंडाकार कुछ अलग शेप का ना हो जाए। तो कोशिका का कंकाल हम किसे कहते हैं, ईआर को कहते हैं। क्या कहते हैं, ईआर को। तो ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, कोशिका कंकाल है। क्या कोशिका कंकाल, यह कोशिका को थाम कर बनाकर अच्छे से रखे रहता है। अब यह भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। अरे भाई बवाल कर दिए इतने। तो 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक स्मूथ होता है, क्या एक स्मूथ पता, एक मतलब चिकना होगा, अच्छा खासा चिकना होगा, और एक क्या होगा, रफ होगा। क्या रफ होगा, खुरदुरा होगा। अब वैज्ञानिकों ने देखा भाई साहब ईआर तो ईआर ही है, एक ही है, लेकिन एक मतलब चिकना है, एक खुरदुरा है, क्यों, यह क्या कारण है भाई साहब। तो इन्होंने देखा जो चिकना है, चिकने पर क्या है, वसा है, फैट है, क्या वसा है। तो इस पर वसा है। जो स्मूथ होता है, अब मान लीजिए यह स्मूथ वाला ऊपर का पोर्शन हो गया, स्मूथ वाला इधर का पोर्शन, और रफ वाला क्या हो गया, यहाँ पर खुरदुरा। तो इन्होंने देखा है खुरदुरे पर कुछ न कुछ तो है, इस प्रकार के दाना दाना बना है। क्या है ये, क्या है। तो इस पर देखा इन्होंने, तो इस पर था वसा, फैट था। लेकिन रफ वाले पे देखा तो इन्होंने देखा इस पर क्या था, राइबोसोम था। क्या राइबोसोम, बवाल हो गया। राइबोसोम क्या निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम करता है। तो वह किस पर, आपसे प्रश्न पूछेगा, जो राइबोसोम है वह रफ वाले ईआर पर रहता है या मतलब रफ वाले ईआर पर रहता है या स्मूथ वाले ईआर पर रहता है, अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर रहता है। तो आपको बताना जो रफ वाला है उस पर, अर्थात आपका खुरदरा अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। ईआर को क्या कहते हैं हिंदी में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अंतःप्रद्रव्ययी जालिका कहते हैं, इसको क्या अंतःप्रद्रव्ययी जालिका कहते हैं। तो खुरदरे वाले पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम पाया जाता है। अब छोटे छोटे दाने का आकार का, अब देखिए एक तो कोशिका, शरीर में कोशिका इतनी छोटी, उसके अंदर क्या है आपका, कोशिका के अंग है, और कोशिका के अंग में क्या है आपका ईआर है, और ईआर के अंदर भी क्या है आपका राइबोसोम है। भाई इतना अंदर है और इतना छोटा सा है तो यह खुरदुरा है। क्या खुरदुरा कर देता है इसको, ईआर को। तो एक होता है स्मूथ होता है, एक आपका राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या निर्माण करता है, तो आपका प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या प्रोटीन का। तो राइबोसोम क्या निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो प्रोटीन सबको जरूरत है भाई साहब, हमको भी जरूरत है, आपको भी जरूरत है, वायरस जो है उसको भी जरूरत है, जो जीवाणु है उसको भी जरूरत है। तो भी प्रोटीन ना 2 प्रकार का होता है, बवाल कर दिया। यह भी 2 प्रकार का, ये भी 2 प्रकार का। तो प्रोटीन एक होता है 70 यस होता है, क्या 70 यस होता है, और एक 80 यस होता है। क्या 80 यस। अब यस क्या होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। क्या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। यस 80 यस किस में होता है, 70 यस किस में होता है। अब देखिए हम आप हैं, जो आंखों से दिखाई दे, जो आंखों जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है आंखों से, उसमें 80 यस प्रोटीन होता है। 80 एस प्रोटीन, और जो आपको आंखों से नहीं दिखाई देता है उसमें 70 एस होता है। अब देखिए सबसे ज्यादा प्रोटीन किसको चाहिए, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसको चाहिए, हमें आपको चाहिए, हमें आपको चाहिए ना। जैसे हम हो गए, हमको चाहिए, भैंस को चाहिए, गाय को चाहिए, गदही की चाहिए, गधा को चाहिए। जितने भी आप आंखों से देखते हैं, पादप देखते हैं, इन सभी में क्या होता है आपका 80 एस होता है। जिन चीजों को आप देख सकते हैं उसमें 80 एस प्रोटीन होता है। अब जैसे कोरोना हो गया, कोरोना में कौन सा होगा, उसको कौन सी उतनी ऊर्जा की जरूरत है, उसको प्रोटीन की जरूरत है, उसमें 70 एस होता है। अब एक है आपका क्या कहते हैं, जो लंपी वायरस है, लंपी वायरस में क्या होता है, 70 एस होता है। जितने भी वायरस होते हैं, रेबीज वायरस हो गया, जो भी आपको नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं वो होते हैं आपके, उसमें 70 एस होता है। 80 एस किस में होता है, जो आपके भारी भरकम होते हैं, अच्छे खासे दिखाई देने वाले आदमी होते हैं, उनमें आपका 80 एस होता है। तो यहाँ तक चीज़ें समझ गए होंगे। अब देखिए स्मूथ में क्या होता है, वसा होती है। जितने भी तेल, साबुन, ये चीज़ें होती है उसमें क्या होता है, वसा होता है। क्या वसा होता है। और राइबोसोम आपके रफ वाले पे राइबोसोम होता है। अब देखिए आपसे पूछेगा किस पर राइबोसोम उपस्थित है, प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो आप कहेंगे ईआर करता है। नहीं यार, गलत कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, राइबोसोम करता है। देखिए ईआर पर यह उपस्थित है, रफ वाले पर, खुरदुरे वाले पर राइबोसोम उपस्थित है, और राइबोसोम आपका प्रोटीन का निर्माण करता है। यह नहीं कहिएगा कि प्रोटीन का निर्माण ईआर करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, राइबोसोम करता है। राइबोसोम ईआर पर उपस्थित है, क्या ईआर पर रुका हुआ है। तो याद रखिए, समझ गए हमें ऐसा है। अब इसमें एक आता है आपका क्या होता है, सेंट्रोसोम होता है। क्या सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, यह क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है। क्या करता है भाई साहब, कोशिका का विभाजन करता है। अब इसका यदि मूड खराब हुआ, क्या सेंट्रोसोम का, जैसे मान लीजिए आपकी यहाँ की कोशिका, कहीं की कोशिकाएं कट जाती हैं, तो क्या करेगा, तो यहाँ पर तो कोई कंट्रोल करने वाला, कोई विभाजित करने वाला होना चाहिए ना, कि मतलब
उसको काट कर 2 किया जाए, क्या विभाजित करके 1 से 2 बनाया जाए, तो सेंट्रोसोम होता है ना, वहाँ की कोशिकाओं को आसपास की मान लीजिए कट गया, आसपास की जो कोशिकाएं हैं ना उनसे कहेगा अरे विभाजित कीजिए, यहाँ की कोशिकाएं मर गई हैं, इनको भरिए, यहाँ की जगह को भरिए। तो वह क्या करेंगे, आसपास जो कोशिकाएं विभाजित धीरे धीरे विभाजित करके क्या करेंगे, वहाँ के स्थान को पूरा भर देंगी। तो क्या करती है, भर देती। तो विभाजित कौन करता है, आपका सेंट्रोसोम करता है। अब देखिए आप एक चीज़ बताइए, हमने आपको बताया था शरीर में सबसे तेजी से विभाजित करने वाली कोशिका कौन सी है, यकृत की कोशिका है। सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम कहाँ पर पाया जाएगा, यकृत की कोशिकाओं में पाया जाएगा भाई साहब। ऑब्वियसली बात है, आसान सी बात है, सेंट्रोसोम जो है वह यकृत की कोशिकाओं में ज्यादा पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबसे तेजी से विभाजित होता है। अब प्रश्न बनता है कहाँ पर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पर जो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं ना उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। मतलब यहाँ के जो कोशिकाएं हैं सेंट्रोसोम पाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो विभाजन होगा वो बहुत धीरे से होता ही नहीं है, तो यहाँ पर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। तो समझ के यहाँ तक चीजें। तो सेंट्रोसोम का यदि खोपड़ी खराब होगा, अब मान लीजिए इसने भर दिया, यदि इसका खोपड़ी खराब किया हम कुछ नहीं करेंगे, हम विभाजित ही करते जाएंगे, क्या विभाजित करते ही जाएंगे। तो मान लीजिए यहाँ की कोशिकाएं कट गई और विभाजित करके इसने पूरे स्थान को भर दिया, लेकिन इसका खोपड़ी खराब है, हम रुकेंगे नहीं, हम फोड़ते चले जाएंगे, हम भरते जाएंगे, हम विभाजित करते चले जाएंगे। तो जब विभाजित ज्यादा कर देगा तो वहां पर क्या कर जाएगा, कैंसर का रूप ले लेगा। अधिक कोशिकाएं विभाजित हो गई, अनियमित कोशिकाएं विभाजित हो गई, जितना विभाजित होना चाहिए था उतनी विभाजित नहीं हुई, लेकिन उससे ज्यादा विभाजित हो गई, क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। क्या कैंसर हो जाएगा। तो जैसे आपका हड्डी का कैंसर हो जाता है, आपका ब्लड का कैंसर हो जाता है, कहीं पर आपके मतलब यकृत का कैंसर हो जाता है। यकृत की जो कोशिका है सेंट्रोसोम वो भी पगलाया तो आने की तरह मतलब विभाजित होगा, तो वहाँ पर भी कोशिका मतलब विभाजित हो गए, कोशिकाएं मतलब वहाँ पर बड़ी हो जाएंगी, बड़ी होने के बाद यहाँ पर इस प्रकार का बन जाएगा। तो भाई साहब दर्द करेगा, तो दर्द करेगा तो आपकी बॉडी खराब हो जाएगी, मर जाएंगे आप। और ब्लड में क्या होगा, ब्लड की जो कोशिका है आरबीसी डब्ल्यूबीसी, यदि मतलब खोपड़ी इसमें खराब हुआ तो यह भी विभाजित करके ब्लड आपका कैंसर हो जाएगा। हड्डी का कैंसर हो जाता है, हड्डी की यदि जितना कटा है निकला यहाँ पर भर देगा, उसके ज़्यादा मतलब ज़्यादा बढ़ जाएगा कोशिका, तो हड्डी बड़ी हो जाएगी। जैसे ही आप ऐसे करेंगे बहुत दर्द करेगा, इतना दर्द करेगा आप सोच नहीं सकते हैं। तो यदि कोशिकाएं बढ़ गई हैं तो कैंसर हो जाता है। तो याद रखिए, समझ गए होंगे, नोट कीजिए। तो ये रहा हमारा पार्ट ए। अब हम थोड़ा रिवाइज करते हैं आंधी की तरह। क्या आंधी जैसे चलती है ना उससे हम रिवाइज करते हैं। तो हम पहले बताया आपको कोशिका, पहले बायोलॉजी बताया। बायोलॉजी के जनक हम अरस्तु को कहते हैं। कुछ वैज्ञानिक हैं उनको मूड खराब हुआ, उन्होंने कहा नहीं भाई हम 2 मतलब शाखाएं करेंगे बायोलॉजी की। तो उन्होंने कहा है कि जूलॉजी होता है, एक बॉटनी होता है। बॉटनी में क्या होता है, हम पादपों का अध्ययन करते हैं। उसके जनक हम थियोफ्रेस्टस को बना दिए, मतलब बना दिए भाई, वही है भाई, हम कहीं ऐसे कहें हम गलत कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, गलत हो गया, गलत नहीं है यार, कुछ नहीं, कोई छोड़ो। तो जूलॉजी के जनक किसे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। अब जूलॉजी में हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, एनिमल का अध्ययन करते हैं। उसमें सबसे छोटी मतलब उसमें जंतुओं में सबसे छोटी जो इकाई है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है वो कोशिका है। खोपड़ी खोल कर उसमें छेद करके देखा गया तो भाई कोशिका है। तो कोशिका के बारे में हमने अध्ययन करना स्टार्ट किया। इन्होंने कहा कि कोशिका जो है वह शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, इसी से आपका पूरी बॉडी बनी है, यह कहा था स्लाइडेन स्वान ने। सबसे पहले कोशिका की खोज की थी आपके क्या रॉबर्ट हुक ने की थी भैया। रॉबर्ट हुक ने उन्हें हुक से निकाल लिया था आपकी कोशिका, लेकिन उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। फिर उसके बाद लाइव अर्थात जिंदा कोशिका की खोज किसने की थी, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। और उसके बाद आया आपके भाई साहब कहें स्लाइडेन स्वान। इन्होंने कहा कोशिका सिद्धांत दे दिए, कहा कि जितने भी हमारे शरीर हैं, जितना हमारा शरीर बना है वो कोशिका से बना है, इसके अलावा किसी चीज़ से नहीं बना है। जहाँ पर देखेंगे वहाँ पर कोशिका है और कहीं पर भाई कुछ नहीं है, सिर्फ कोशिका ही कोशिका है। और इन्होंने कहा जहाँ पर की कोशिकाएं मर जाती हैं तो उसके आसपास की जो कोशिकाएं हैं वहाँ पर विभाजित करके वहाँ पर जगह भर लेती हैं, पूरा कोशिका बना लेती हैं। फिर उसके बाद हमने समझा कोशिका के सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो आपका क्या है, सूत्रबुर का अंडा है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा है। अब बॉडी पे आते हैं। सबसे बड़ी कोशिका ओवम है, अंडाणु है। सबसे छोटी कोशिका क्या है, स्पर्म है, क्या है, शुक्राणु है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका तंत्र है, जिसमें स्पर्म आता है, सॉरी आपका क्या आता है, न्यूरॉन आता है। क्या न्यूरॉन, जो माइंड में आपका खोपड़िया में बसा हुआ है, जो आने की तरह चल रहा है, जो आपका दिमाग बहुत इतना तेज चल रहा है समझने में, समझ रहे हो कि नहीं यार दोस्त मित्रों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमने बात किया सबसे तेजी से विभाजित करने वाली कोशिका कौन सी है, तो लीवर की कोशिका जो है वो आंधी की तरह विभाजित होती है। क्यों, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम ज्यादा पाया जाता है। सेंट्रोसोम ज्यादा पाया जाएगा तो आंधी की तरह मतलब विभाजित करेगी, जहां पर कटा तुरंत ही विभाजित करेगी। ये नहीं कि मतलब धीरे धीरे रुक विभाजित करेगी, आंधी की तरह चल भाई साहब विभाजित कर सनसनाई के। फिर उसके बाद हमने बताया कि कहाँ पर सबसे धीमी कोशिका विभाजित होती है, अर्थात विभाजित ही नहीं होती है, तो आपके मस्तिष्क की जो कोशिका है उनमें विभाजन होता ही नहीं है। फिर उसके बाद हम कोशिका के अंदर चले, कोशिका के पार्ट के बारे में चले। हमने देखा कोशिका सेल मेम्ब्रेन, मतलब उसके जो बाहरी साइड की जो परत होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका झिल्ली कहते हैं। वह किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। उसी के अंदर भाई साहब कई अंग पाए जाते हैं उसको, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी,
लाइसोसोम आपके केंद्रक होता है, फिर उसके बाद ईआर होता है। तो हमने पढ़ा पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमान ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के जो आपका पार्ट है, जो आंतरिक परत है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। उसमें आपके माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र से क्या होता है? अर्ध से एटीपी का निर्माण होता है। अर्ध से एटीपी क्या है? यह ऊर्जा देता है। यह एक ग्लूकोज के बराबर है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6CH12O6 होता है आपका। इससे क्या होता है? 4.2 किलो कैलोरी का ऊर्जा मतलब ऊर्जा निर्मित होती है। और हमें दिन भर में कितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है? 2500 किलो कैलोरी की ऊर्जा मतलब जरूरत होती है। जैसे ही हम सांस लेते हैं, सांस हमारे फेफड़े में गया, फेफड़े से खून में गया, खून से क्या गया? आपके माइटोकॉन्ड्रिया में गया। माइटोकॉन्ड्रिया आने की तरह ऑक्सीजन करेगा, ऑक्सीजन करने के बाद हमें ऊर्जा देगा। तुरंत ऊर्जा मिला, तुरंत अपने खोपड़ी की देंगे, हाँ यार हमारे दिमाग को काम करेगा। नहीं तो दिमाग नहीं काम करेगा, हम बेहोश हो जाएंगे, चक्कर आकर ऐसे गिर जाएंगे, धाएं देनी। तो ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और क्रेब्स चक्र की खोज किसने की थी? क्रेब्स ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। फिर उसके बाद अब जो ऊर्जा निर्माण हो गया है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो ऊर्जा निर्माण हो गया उसको लेकर कौन जाएगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहता है गाल्जी बॉडी से। गाल्जी कैसे है भाई? ले जाओगे जो ले जाओगे ऊर्जा की नहीं, तो गाजी बॉडी क्या करता है? जहाँ पर ऊर्जा की जरूरत होती है वह आने की तरह दौड़ जाता है, उसको ऊर्जा देता है। लो भाई ऊर्जा लो, तुमको ऊर्जा की जरूरत थी, हमने तुमको ऊर्जा प्रोवाइड कर दी। उसके बाद हम जा रहे हैं सोने, तो सोने चला जाता है। फिर उसके बाद हमने बात की ईआर के बारे में। बात की क्या? ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को उसके हिंदी में कहते हैं अंतःप्रद्रव्ययी जालिका कहते हैं। ईआर दो प्रकार का होता है। कोशिका कंकाल किसे कहते हैं? हम ईआर को कहते हैं। ईआर दो प्रकार का होता है, एक स्मूथ होता है, एक अर्थात चिकना होता है। चिकने पर क्या होता है? वसा होती है। मतलब क्या वसा? मतलब आपका तेल होगा, मतलब तेल से, और जो साबुन होता है, साबुन में तेल वसा होती है ना, समझते हैं? तो वसा क्या होती है? जैसे महिलाओं में वसा ज़्यादा होता है, हम लड़कों में मतलब पुरुषों में वसा कम होती है। जैसे हम देखिए ढुलढुल मुल्लुल आदमी है, पतले आदमी है, तो हमारे अंदर वसा कम है, महिलाओं के अंदर वसा ज़्यादा होती है भाई साहब। तो देखते ही होंगे भाई से धाकड़ होकर, तो कोई बात नहीं। तो उसके बाद क्या होता है? वसा ज़्यादा होती है। तो वसा कहाँ पर होता है? ईआर वाले पर होता है। स्मूथ वाले पर क्या होता है? यहाँ खुरदरे वाले पर क्या होता है? तो यहाँ पर राइबोसोम पाया जाता है। छोटे छोटे दाने कहते हैं, छोटे छोटे दाने। ईआर पर छोटे छोटे दाने पाए थे, इस पे क्या राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन का, और प्रोटीन भी कितने प्रकार का होता है भैया? दो प्रकार का, एक 70S एक 80S, जिनको हम देख सकते हैं अपनी आंखों से। जो भी व्यक्ति, पुरुष महिलाएं और पादप बोधप जिनको देख सकते हैं, उसमें 80S होता है। क्योंकि देखिए वजन जो है, हम लोग वजनदार आदमी है ना, तो हमें 80S पाया जाएगा। और जो जिनको हम नग्न आंखों से अर्थात आँखी खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनमें होता है 70S। अब हम कोरोना को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं यार महाराज, कहाँ देख सकते हैं हम? तो हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। उसके अंदर पाया जाता है 70S आपका प्रोटीन आपका। फिर उसके बाद हमने आपको क्या बताया? क्या बताया? सेंट्रोसोम बताया। सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका का विभाजन करता है। एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। सेंट्रोसोम के ही कारण एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होता है। तो इसकी खोपड़ी खराब हो गई तो कैंसर हो जाएगा, और कैंसर का इलाज भाई साहब अभी तक संभव ही नहीं। इसकी वैक्सीन बन गई है, लेकिन इसे कुछ इलाज है, जैसे शुरुआती फेज में आप कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी या गामा रेज उससे मतलब आपका करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा फेज अगर इसका ज़्यादा हो गया कैंसर का, तो आपका बचना मुश्किल है भैया, मुश्किल है। तो समझ गए? तो यार आप पार्ट 1 समाप्त करते हैं इसको। पार्ट वन बायोलॉजी का। तो पार्ट 1 हम समाप्त करते हैं। कोशिका के बारे में इतना हमने अध्ययन कर लिया, इतना जान गया हम कोशिका के बारे में, तो यहाँ तक समाप्त करते हैं। जितनी चीज़ें हमने बताई सब फैक्ट पर हैं, सब अच्छी चीज़ें आपके कंपटीशन के एग्जाम में पूछी जाएंगी। समझ रहे हो ना मेरे भैया? तो समझो यार, समझ रहे हो ना? तो चलिए हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक नोट कर सकते हैं आप एक बार। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यार थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, बहुत ही आसान है। इतना आसान है, सिर्फ ये 2 मिनटों का है। क्या 2 मिनटों का? सिर्फ आपको रिवाइज करने में 2 मिनट या 1 मिनट लगने चाहिए। जितना हमने कोशिश आपको बताया 1 मिनट लगनी चाहिए, इतना आने की तरह। लेकिन हमें बताने में थोड़ा, बोलने में समय लगा तो इसलिए ज़्यादा लग गया। लेकिन यदि माइंड में रिवाइज करेंगे तो 1 या 30 सेकंड लगना चाहिए, आने की तरह यार खत्म हो जाना चाहिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके पार्ट 2 में शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा, ताकि जितने भी छात्र हैं, जितने भी लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनके पास तक ये वीडियो पहुँच जाए। तो समझ रहे हो मेरे भैया, मेरे बहनी? समझ रहे हो? शेयर करो। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।